क्या पश्चिम बंगाल में हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है? क्या पश्चिम बंगाल में वो होने जा रहा है जो 15 साल पहले हुआ था? और क्या ये पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का संकेत है? जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, उसके बाद हर तरफ बस यही चर्चा हो रही है। अभिवादन स्वीकार करिए अनुभव शुक्ला का और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर जिस तरीके से कल बम्पर वोटिंग हुई और 92% से ज्यादा वोटर्स ने वोट पहले चरण में दिया है, उसके बाद अब यही चर्चा है कि पश्चिम बंगाल क्या 2011 की तरफ बढ़ गया है? जी हां, 2011 इसलिए क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में जिस तरीके से 23 अप्रैल 2026 को वोटिंग हुई, 92% से ज्यादा वोटिंग वो अब तक की वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग का प्रतिशत है। और उससे पहले सिर्फ 2011 में ऐसा हुआ था जब वेस्ट बंगाल में 84% से ज्यादा वोटर्स घर से निकले थे और उन्होंने वोट डाला था। तब एक परिवर्तन हुआ था, तब एक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी और वो हिस्ट्री ये थी कि ममता बनर्जी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी और 34 साल से जो टीएमसी सत्ता पर काबिज थी उसे हटाकर सत्ता के सिंहासन पर वो बैठी थी। और अब कुछ वैसा ही 15 साल बाद हो रहा है 2026 के चुनाव में, जब 2011 के भी वोटिंग परसेंटेज को इस बार जो वोटिंग हुई है उसने पीछे छोड़ दिया है और वो भी तकरीबन 8% ज्यादा वोटिंग इस बार पहले चरण के चुनाव में हुई है। अब हर पार्टी का अपना तर्क है, हर पार्टी इस वोटिंग बम्पर वोटिंग पर अपने अपने दावे कर रही है। कोई कह रहा है कि ये परिवर्तन यानी चेंज होने का मैसेज है, परिवर्तन का संदेश है। कोई कह रहा है कि एसआईआर के खिलाफ ये लोगों का गुस्सा है जो वोट के रूप में ईवीएम में कैद हुआ है। सबके अपने दावे हैं, सबकी अपनी बातें हैं, लेकिन हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से ये वोटिंग हुई है उसको लेकर जो पॉलिटिक्स को करीब से समझते हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वो 3 महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। पहला उनका ये कहना है कि जो 15 साल का शासन है ये उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों की नाराजगी है और यही वजह है कि लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वोट डाला है। दूसरा उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे बीजेपी हो, टीएमसी हो, दोनों ही पार्टियां वो अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाने में कामयाब रही हैं, या अन्य भी पार्टियों की बात करें तो वो भी कामयाब रही है, यानी जो जिसका क्षेत्र है वहां पर उसने अपने वोट डलवाए हैं। अब इसमें डिसाइडिंग फैक्टर होगा जो स्विंग वोट होता है, जो आखिरी समय पर वोटर तय करता है कि उसे किसे वोट देना है, ये उसमें डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वो तीसरा पॉइंट अगर हम कहें तो वो ये है कि एसआईआर के बाद जिस तरीके से इलेक्टोरल रोल में एक्चुअल वोटर बचे, उन्होंने जाकर वोट किया और एक मैसेज शायद ये भी वोटर्स के बीच था कि अगर वो इस बार वोट नहीं देंगे तो अगली वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा। तो ये 3 प्रमुख बातें जो है वो पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल में कहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, किस जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, तो उससे भी कुछ अंदाजा जरूर लगेगा कि ये जो बम्पर वोटिंग है ये क्या मैसेज दे रही है। दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो 95% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग हुई। इसके अलावा कूच बिहार की बात करें तो वहां पर भी तकरीबन 94% से ज्यादा वोटिंग हुई। इसके अलावा अगर मुर्शिदाबाद की बात करें जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम कटे थे, तो वहां पर भी 93% से ज्यादा वोटिंग हुई। और वहां की रघुनाथगंज सीट पर तो इस पूरे फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा वोटिंग 95.64% वोटिंग वहां पर हुई है। इसके अलावा दार्जिलिंग जैसा जो इलाका है, हम कहें कि थोड़ा दुर्गम इलाका, पहाड़ी इलाका, वहां पर भी 86% से ज्यादा वोटिंग पहले चरण में देखने को मिली है। अब 142 सीटें जो है वो सेकेंड फेज में वहां वोटिंग होनी है 29 अप्रैल को। और क्या वेस्ट बंगाल की जनता ममता को ममता दिखाएगी या कमल वहां पर कमाल करेगा? हाथ को कितने लोगों का साथ मिलेगा? ये सारी बातें 4 मई को पता चलेंगी जब ईवीएम खुलेगी और नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले इतना जरूर तय है कि इस बम्पर वोटिंग ने ये जरूर साबित किया है कि अगर चीजें ठीक हो, व्यवस्था ठीक हो
और पार्टियां चाहें तो वोटर अपने घर से निकलेंगे और वोट डालने पोलिंग बूथ पर जरूर जाएंगे। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज लीडर के साथ।